चलिए बच्चों, तो आज शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 5 मोशन का। चलिए तो देखिए लेक्चर नंबर 5। ये हम लोग को पढ़ना है, ठीक। तो लेक्चर नंबर 5 में कुछ नहीं, हम लोग न्यूमेरिकली स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि कल हम लोगों ने मोशन एट ग्रेविटी और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, वो आप लोगों को करना है। चलिए देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, ए बॉल is dropped from tower लिख लेते हैं, from a tower and covered the distance h1 in first 10 second, h2 in next 10 second, h3 in next 10 second, and so on. Find the ratio of h1 is to h2 is to h3 and so on. ऑप्शन है आपके पास 1:2 1:2 1:3 1:4 1:5 एंड सो ऑन। बी ऑप्शन है आपके पास 2:3 4 5 डी ऑप्शन है आपके पास, सी ऑप्शन है आपके पास 1:3 5 7 एंड सो ऑन। डी ऑप्शन है आपके पास 3:5 7 9 एंड सो ऑन, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा जाता है। इसमें एक और चीज़ दिखाएंगे तुम्हें, कैसे इसको और पूछेगा तुमसे। तो ये समझ में आया, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका समझिएगा कैसे करना होता है। ये मैंने मोशन में वैसे तुम लोगों को बताया था, मतलब जब काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम कर रहे थे तब हम लोगों ने ये डिस्कस की थी बात, ठीक है। अब हम लोग समझना चाहते हैं कि ठीक है, अगर ये है हमारे पास, तो देखिए इसमें करना क्या है हम लोगों को। अगर कोई बॉडी किसी हाइट से, मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ, अगर कोई बॉडी, मान लीजिए ये मेरा ग्राउंड हो गया, अगर मान लीजिए कोई बॉडी इस वाली हाइट से, यानी इस टावर से मैंने गिराया, ये आपका टावर हो गया, यहां से हम गिरा रहे, तो अगर मैं यहां से इसको ड्रॉप करता हूं तो u कितना मानेंगे हम लोग? 0। कितना मानेंगे? 0। अब हमें क्या करना है, हम ये बोलेंगे फर्स्ट 10 सेकेंड। तो फर्स्ट 10 सेकेंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10 सेकेंड खत्म हो जाएगा। तो ये कितना डिस्टेंस चला है? तो उसने बोला है h1। अब यहाँ पे क्या हो गया? t = 20 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा? h2। फिर यहाँ पे t = 30 सेकेंड, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? h3। इस तरह से नीचे जा रहा है। अब ये बताओ, अगर हम h1 की बात कर रहे हैं, ये h1 अगर हमें निकालना है तो कैसे करेंगे? तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे ये जो u है वो हमारा 0 है, तो हम क्या लगा देंगे? h1 के लिए हम लगा सकते हैं ½ g t²। तो ½ g को g रहने देते हैं इंटू t²। t² क्या मतलब? 100। तो कितना आ गया? 50 इंटू g। ये a भी कह सकते हैं आप। और h2 क्या होगा? देखो, अब हम h2 की बात करें तो जाहिर सी बात है बॉल हमारा यहाँ पे आ गया और नीचे जा रहा है, लेकिन अब यहाँ पे वेलोसिटी 0 नहीं है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, फिर इसको आगे प्रोसीड करना होगा। उससे बेटर वे क्या होगा कि अगर हम यहीं से बात कर लें इसको, तो यहाँ से h1 + h2 फाइंड आउट कर सकते हैं। h1 + h2, तो क्या करेंगे? तो हम ये ना करके क्या करेंगे? h1 + h2। तो फायदा क्या होगा? u 0 रख सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक, लेकिन टाइम तुम्हें 20 लेना पड़ेगा। तो 1/2 इंटू g इंटू 20 का क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 200g। अब 50 घटा दो तो h2 कितना आ जाएगा? 150 ऑफ g। ऐसे ही अगर हम h1 + h2 + h3 निकालेंगे तो देखो कितना आएगा। तो आप क्या करेंगे? 1/2 इंटू g इंटू 30 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा?
तो 450 आ जाएगा 450G। अब देखो इन दोनों का सम कितना था 200, तो H3 कितना आ जाएगा 250 ऑफ G आएगा कि नहीं। अब जरा ध्यान से देखते हैं, तो ये है ठीक है। तो अब अगर हम ये बोलते हैं कि H1 हमारे पास क्या है 50 ऑफ G, H2 हमारे पास क्या है 150 ऑफ G, तो मैं लिख सकता हूं उसको 3 इंटू H1 क्योंकि थ्राइज ऑफ 50G। और H3 हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 4 इंटू 50 ऑफ G। क्यों? क्योंकि ये 200 है, तो ये कितना आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 5 ऑफ H1। अब अगर हम इनके रेशियो लें, यानी जैसे H1 इज टू H2 इज टू H3 इज टू डैश डैश। अब बताओ H1 कितना है हमारे पास 50G, तो यहां हम लिख देंगे 50G इज टू 3 इंटू 50G इज टू 5 इंटू 50G इज टू डैश डैश। देखो क्या आ जाएगा 1 इज टू 3 इज टू 5 इज टू 7 इज टू एंड सो ऑन, यानी ऑड नंबर का रेशियो। तो क्या आंसर हो जाएगा सी। क्या आंसर आएगा सी। अब देखो इसमें एक काम और कर सकता है वो तुम्हें, देखो क्या बोलेगा, वो ये बोल रहा है मान लीजिए, चलिए पहले इसको कर लीजिए फिर एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। हो गया? चलिए देखिए क्या सवाल है इसमें नेक्स्ट। तो ये रब कर दे रहा हूं मैं, ये रब कर दे रहा है, ठीक। देखो उसने क्या पूछा है, फाइंड दी, क्वेश्चन यही पूछेगा तुमसे, फाइंड दी रिलेशन बिटवीन H1 एंड H2। इसमें रिलेशन बता दीजिए। तो जैसे ए ऑप्शन है हमारे पास H1 इज इक्वल टू थ्राइज ऑफ H2, बी ऑप्शन है हमारे पास H2 इज इक्वल टू थ्राइज ऑफ H1, सी ऑप्शन है हमारे पास H1 इज इक्वल टू H2, डी ऑप्शन है हमारे पास H2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ H1। ये हमें निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहां पे हम समझ सकते हैं इसको, देखिए कैसे। तो अगर हम ये बात कर रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमें H1 और H2 में रिलेशन चाहिए, तो ये बताओ H1 कितना है हमारे पास, तो H1 है हमारे पास 50 ऑफ G। क्या है 50 ऑफ G। तो बताओ जरा H2 कितना है, तो H2 है हमारे पास 150 ऑफ G। तो बहुत सिंपल सवाल पूछता है कभी कभी ये आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं थ्राइस ऑफ H1, तो H2 इज इक्वल टू कितना आ गया थ्राइस ऑफ H1। तो वेयर इज थ्राइस ऑफ H1, दिस। तो B इज द राइट आंसर। ठीक, सही है ना। देखो इसमें एक काम और कर सकता है ये, देखो एक और सवाल पूछ सकता है। मैं इसी में कई पार्ट आपको समझा दे रहा हूं कैसे कैसे वो तुमसे पूछेगा। देखो एक तो ये समझ में आ गया दो क्वेश्चन। अब देखो तुमसे एक बात और कर सकता है, मान लीजिए तुम्हें फिगर दिखा देगा, ठीक है, ये फिगर दिखा दिया हमें, और हमसे क्या बोलेगा, हमसे ये भी कह सकता है कि ये मान लो 100 मीटर है। कितना है मान लो 100 मीटर, ठीक है, और ये सब इक्वल है। तो तुमसे ये कह सकता है कि H3 बता दो, तुमसे ये भी कह सकता है H2 बता दो। ऐसे वो कुछ भी फाइंड आउट करवा सकता है, या इसको दे देगा, इनमें से कुछ भी दे देगा, कुछ भी एक दे देगा। अब देखो तुम क्या बोलोगे, अगर तुम्हें ये फंडा आता है तो आप कर लेंगे, वरना फिर तुम्हें कैलकुलेशन में जाना पड़ेगा। तो आप ये बोलेंगे कि देखो भाई हमें एक चीज पता है कि H1 इज टू H2 इज टू H3, इस तरह की जो चीजें होती है इस पर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, टाइम इंटरवल बराबर होना चाहिए। देखो यहां से यहां कितना 10 सेकेंड, यहां से यहां कितना 10 सेकेंड, यहां से यहां कितना 10 सेकेंड, यानी इक्वल। 10 ना हो कोई जरूरी नहीं, यहां से यहां 5 सेकेंड, फिर यहां से यहां 5 सेकेंड, फिर यहां से यहां 5 सेकेंड, यानी कितना भी हो, यानी इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तब ये फंडे नहीं लगेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है 3:5:7:2 एंड सो ऑन, यही तो हम लोग कर रहे हैं। अब देखो इसमें क्या करना है, अगर ये आ रहा है तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है H2 बताइए, H3 बताइए। तो आप बोलेंगे H1:H2 जो है वो हमारे पास क्या है 1/3। देखो यहां से सोचो, ये रहा 1/3। अगर ये 1/3 है तो ये बताओ जरा H1 कितना है 100, तो ये कितना हो गया H2, और ये कितना हो जाएगा 1/3। तो व्हाट इज द H2 इज इक्वल टू 300 मीटर।
आ गया। अब उसी तरह से बताओ h3 कितना हो जाएगा, तो h3 हो जाएगा 500 मीटर, क्योंकि यहाँ पे 5 आ जाएगा तो 500 मीटर, और यहाँ पे h3 आ जाएगा। समझ गए नहीं बात को? यानी 1:3:5, ये इस तरह से हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए बनाइए इसको। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं अब हम लोग। तो मैंने 3-4 पार्ट इसमें बता दी, जितनी पॉसिबल कंडीशंस थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब देखो इसमें एक इस तरह का एक सवाल पूछेगा तुमसे। देखो क्या कह रहा है, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर एंड कवर्ड द डिस्टेंस in last second of its journey is 45 meter. Find the height of tower. Find the height of tower. ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है 100 मीटर, बी ऑप्शन है 80 मीटर, सी ऑप्शन है 125 मीटर और डी ऑप्शन है हमारे पास 150 मीटर। ये हमें बताना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मार्क कर लेना, इट इज इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए देखिए समझते हैं इसको। देखो, तो यहां से एक हमने बॉल को ड्रॉप कर दिया। चलिए ये हमारी बॉल है और हमने उसको यहां से ऐसे ड्रॉप किया, तो u कितना है 0, और ये हाइट हमारी h हो गई। ठीक है भाई, अब उसने यही हाइट पूछी है, लेकिन एक कंडीशन दे रहा है, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर एंड कवर द डिस्टेंस इन लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी इज 45 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो टावर की हाइट बताइए, टावर की हाइट। तो हम ये मान लेते हैं कि ठीक है, उसकी जो लास्ट सेकंड है वो nth है। क्या है? nth सेकंड है। तो हम ये मान लेते हैं कि चलो ठीक है, अगर वो अपनी जर्नी का लास्ट सेकंड यहां से स्टार्ट करता है, तो यहां से वो ऐसे नीचे जा रहा है, यहां से वो नीचे जा रहा है नहीं? ठीक है, तो ये लास्ट सेकंड है। क्या है ये? उसकी लास्ट सेकंड। अब लास्ट सेकंड को हम क्या मान लेंगे? nth सेकंड है। कौन सी है? nth सेकंड। तो इसमें कितना कवर किया है उसने? कितना कवर किया है? कहा तो 45 मीटर चल रहा है। कितना चल रहा है? 45 मीटर। अब तुम्हें लास्ट सेकंड ऑफ अ जर्नी निकालना आता है। कैसे? तो आप लिखेंगे h nth इज इक्वल टू u प्लस हाफ g इंटू 2n-1। अब आप बोलेंगे u तो 0 है, तो इसको 0 बना लिया। अब क्या करना है? तो h nth कितना है हमारे पास? 45। ठीक है, 45 लिख दिया। इज इक्वल टू कितना है? 1/2 इंटू 10 इंटू 2n-1। तो देखो 90 हो गया ये, और ये 10 डिवाइड हो जाएगा, तो यहां बचेगा 2n-1। तो ये 9 आ गया, 9 + 1 10 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया? n इज इक्वल टू हो गया 5। यानी उसकी लास्ट सेकंड, यानी यहां से जब वो नीचे जाता है तो 5th सेकंड स्टार्ट हो जाती है। कौन सी सेकंड स्टार्ट हो जाती है? 5th। इसका मतलब ये हुआ कि उसे यहां से यहां तक आने में 5 सेकंड्स लग रही हैं। कितनी लग रही है? 5 सेकंड्स। तो इसका मतलब टाइम टोटल कितना ले रहा है गिरने में? 5 सेकंड। अगर 5 सेकंड ले रहा है, देन यू हैव टू फाइंड द h। h इज इक्वल टू क्या लिखोगे? देखो u तो 0 है, तो सीधा लिखेंगे हाफ g t स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? हाफ इंटू 10 इंटू 25 हो जाएगा, है ना? या 5 का स्क्वायर लिख लो। तो ये कट गया, तो कितना आ रहा है बताओ? 125 मीटर। व्हाट इज द हाइट? 125 मीटर। डन। इट इज इंपॉर्टेंट, इस तरह का सवाल आपको मिल सकता है। ठीक है, जो भी आप बुक प्रिफर्ड करेंगे तो उसमें, या AMU में अभी तक शायद इस पे सवाल आया नहीं है, बट यू हैव टू डू दिस। ठीक है, तो तरीका समझ में आ गया भाई। इसका देने का क्या मतलब? इससे आप ये पता कर सकते हैं कि उसकी जर्नी का लास्ट सेकंड कौन सा था, तो उससे ये पता चल जाएगा यहां से यहां तक आने में उसे कितना टाइम लगा। बस खत्म बात। इतना पता करते ही आपको ये पता चल जाएगा कि उसका जर्नी का टाइम पीरियड कितना था। चले आगे बढ़े।
चलिए इसको बना लिया, ओके मिटा दें, ठीक। चलिए एक और सवाल करते हैं, थोड़ा अच्छा सवाल करते हैं, ठीक है। देखो ए बॉल is thrown vertically, a ball is thrown vertically upward with speed u naught. How much fast it is thrown again. It is thrown again to reach 3 times the height attained by attained in फर्स्ट केस, ठीक। ऑप्शन है आपके पास थ्राइस ऑफ यू नॉट, बी ऑप्शन है आपके पास यू नॉट बाई √3, सी ऑप्शन है आपके पास √3 यू नॉट, और डी ऑप्शन है आपके पास 4 बाई √3 यू। 4 ऐसे लिख दे रहा हूं, चलिए करिए इसको। बनाई, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, करिए। चलिए सॉल्व करें, चलिए आइए देखते हैं। देखिए सवाल क्या है हमारे पास, उसको समझते हैं। तो अगर हम ये बोलें आपसे कि ठीक है, अगर ऐसा है हमारे पास, तो हम ये बोल रहे हैं कि हमने पहली केस में बॉल को कितना तेज फेंका, यू नॉट से। तो जब ये यू नॉट से जा रहा होगा तो कुछ हाइट अटेंड करेगा, तो कितनी हाइट अटेंड करेगा, यू नॉट स्क्वायर बाई 2g करेगा कि नहीं, ठीक। अब वो कह रहा है कि हम इसको दोबारा से कितना तेज फेंकें कि अब जब ये ऊपर जाए तो कितना ऊपर जाना चाहिए, थ्राइस ऑफ h जाना चाहिए, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि थ्राइस ऑफ h इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, यू स्क्वायर बाई 2g, बस खत्म, रेशियो ले लो, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3h बाई एच इज इक्वल टू 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन यू नॉट स्क्वायर, ये कट गया, तो क्या आ जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 यू नॉट स्क्वायर, यानी u इज इक्वल टू √3 यू नॉट। कितना आ गया, u इज इक्वल टू √3 यू नॉट। तो विच वन इज करेक्ट, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये हम बना सकते हैं, ठीक है, करिए इसको। डन, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल करते हैं, देखिए क्या है। देखिए three balls are thrown vertically upward with speed ratio is 4:9:25.
find the ratio of height attained by these three bodies is, ए ऑप्शन है आपके पास 4:9:25, बी ऑप्शन है आपके पास 2:3:5, सी ऑप्शन है आपके पास 8:27:125 और डी ऑप्शन है आपके पास 16:81:625। ठीक, तो इस तरह का सवाल करने के लिए मैंने आपको एक रेशियो बताया था। क्या बताया था कि अगर मान लो हमने इसको U1 से, इसको U2 से और किसी एक को U3 से फेंकते हैं तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द हाइट अटेन्ड बाय दीज। तो आप क्या लिखेंगे, उनका रेशियो होता था 1:2:3:3 इस तरह से। तो क्या होता था U1 स्क्वायर, U2 स्क्वायर, U3 स्क्वायर एंड सो ऑन, यही तो होता था। अब देखो यहां पे क्या है, तो हमें एक्चुअल में वेलोसिटीज का रेशियो दे रखा है ये। अब अगर हम इनका फर्दर स्क्वायर कर दें, बस खत्म, इतना ही सवाल है। बस फर्दर स्क्वायर कर दो, 4 का 16 हो जाएगा, 9 का 81 हो जाएगा और इसका 6 to 5 हो जाएगा। तो विच वन इज राइट, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बस इतना करना है इसमें। बनाओ इसको। हो गया। अब देखो इसी को वो थोड़ा सा घुमा के पूछेगा तुमसे। क्या पूछेगा, 3 balls आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड, द रेशियो ऑफ, ऐसे सवाल करेगा तुमसे, द रेशियो ऑफ द हाइट अटेन्ड बाय दीज 3 bodies इज मान लीजिए दे दिया उसने, इज 4:9:18, 36, नहीं कितना ले लें, 49। ठीक, तो आपसे क्या आएगा, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन है हमारे पास 4:9:49, 8:18:98, डी ऑप्शन है हमारे पास 16:81:743 और डी ऑप्शन है हमारे पास 2:3:7। ये हमें बताइए, ये 4 है यहाँ पे। ठीक, तो ये हमें बताना है क्या होगा। अब देखो इसको, इसी क्वेश्चन को उसने रिवर्स ऑर्डर में पूछा है तुमसे, समझना। अब तुम्हें क्या कर रहा है, तुमसे ये दिया गया है और इनका रेशियो पूछ रहा है। तो हमें क्या करना होगा कि अगर हमें इनका रेशियो निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसका रूट ले लेंगे सिंपली। तो कैसे लिखेंगे, रूट ऑफ H1 इज टू रूट ऑफ H2 इज टू रूट ऑफ H3। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा U1 इज टू U2 इज टू U3। अब बताओ U1 कितना है, 4, H1 4 और ये, तो इसका रेशियो क्या आएगा, इसका रूट हो जाएगा 2, इसका रूट हो जाएगा 3 और इसका रूट हो जाएगा 7। तो U1 इज टू U2 इज टू U3, U1 इज टू U2 इज टू U3। तो क्या आंसर आ रहा है, 2:3:7। तो दिस इज योर राइट। ठीक है, बनाओ इसको जल्दी से। हो गया, चलिए अब आगे बढ़े। चलिए एक और सवाल करते हैं इस पे, देखिए। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलें, चलिए
चलिए सवाल करते हैं, देखिए। सवाल है हमारे पास, ए बॉल is thrown vertically upward with speed 10 meter per second from a 40 meter high building. 40 meter high building, ठीक। 40 meter high building. Find the time to reach the ground, ठीक है। ग्राउंड पे रीच करने का टाइम आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं हम लोग। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन है आपके पास 5 सेकेंड, बी ऑप्शन है आपके पास 4 सेकेंड, सी ऑप्शन है आपके पास 3 सेकेंड और डी ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दीज। चलो करो इसको, ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं। कैसे करेंगे बताओ? चलो देखो समझते हैं इसको। अच्छा सवाल है, कई सवाल होते हैं इसके अंदर, वो हर सवाल हम एक एक करके करेंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है हमसे, अब जो तुमने पढ़ा है, ठीक है, समझना जरा। ये हमारा एक टावर हो गया या कोई हाई बिल्डिंग हो गई, दिस इज अवर हाई बिल्डिंग, ठीक, जो कितना है हमारे पास 40 मीटर, ठीक है। अब क्या होगा देखो, तो उसने क्या बोला है कि यहां से हमने एक बॉल को ऊपर फेंका है, कितना तेज, 10 मीटर पर सेकेंड से। अब जो हम लोगों ने केसेस करे थे, उसका लौटने का पोजीशन और जाने की पोजीशन क्या रहती थी, सेम। तो यहां पे अब ऐसा तो है नहीं, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब तो हमें इसमें अलग तरीके से, लेकिन मेथड वही लगाएंगे। देखो ना, समझना कैसे हम इसको ब्रेक करके लगा रहे हैं। तो अगर हम यहां पे इसको ऐसे मान लें, तो ये बताओ, ये ऊपर जाएगा पहले, तो यहां से कुछ मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, फिर वापस आएगा और नीचे पहुंच जाएगा, पहुंचेगा कि नहीं। तो हम अगर ये पता कर लें कि यहां पर कितनी देर लग रही है, ठीक है, फिर हम यही पता कर सकते हैं फिर यहां से यहां तक आने में कितनी देर लग रही है। तो ये बताओ, अगर यहां से यहां तक जाने में हम टाइम निकाल लें T1, सिर्फ यहां तक, ठीक, T1, तो क्या लिखोगे, U/G, T मैक्स यही तो होता था। तो यहां पे क्या लिखोगे, 10/10 इक्वल टू कितना आ गया, 1 सेकेंड, यानी यहां तक जाने में तो 1 सेकेंड। अब ये और पता कर लो, ये हाइट कितनी है, h, तो क्या लिखोगे, U²/2G, तो U² का मतलब कितना हो गया, 100/20, यानी 5 मीटर। यानी यहां से यहां तक ये कितना ऊपर गया है, सिर्फ 5 मीटर। तो कितना हो गया टोटल, तो यहां से यहां तक कितना हो गया टोटल बताओ, 45 मीटर। तो मैं ये कह सकता हूं अब यहां से यहां तक आने में कितनी देर लग रही है, तो हम जानते ही हैं, यानी यहां से यहां तक आने में ये T2 टाइम हम मान रहे हैं। तो T2 को हम लोग क्या लिखेंगे, तो T2 को हम लिखेंगे, बोलो 2h/g का रूट। तो कितना आ जाएगा बताओ, 2 × 45/10, तो कितना आया अंदर, 9, तो कितना हो गया, 3 सेकेंड। अब टोटल टाइम कितना है, तो टोटल टाइम है T1 + T2, तो कितना आ जाएगा, 1 + 3 = 4 सेकेंड। तो कितना आंसर हुआ, 4 सेकेंड, ठीक। बनाओ, ठीक है बच्चों। तो अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये उस वाले मेथड से शुरू आप नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ रिटर्निंग अलग अलग है, तब ऐसा नहीं करते, तब हमें तरीके से करना होगा। तो समझ में आ गया, पक्का। अब देखो इसमें नेक्स्ट सवाल क्या पूछेगा तुमसे, नेक्स्ट सवाल, ठीक है। ऐसा आप लोग एमयू में पूछा था कि एक क्रिकेट प्लेयर है, उसकी हाइट 1.5 मीटर की है,
ठीक है, फिर उसको एक कॉइन उसने अपने हेड से ऐसे उछालता है, कुछ स्पीड दी जाती है। तो सेम बिल्कुल यही सवाल है, आपको ऐसे ही प्रोसीड करना है। ठीक है, तो मैं तुम्हें वो वाला नहीं करा रहा हूं, मैं तुम्हें ये करा रहा हूं, इसमें कई पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, जितने पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, अब मैं इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट तुमसे क्वेश्चन कर रहा हूं। देखो क्या पूछेगा, टाइम टू रीच द ग्राउंड हो गया। अच्छा, तुमसे ये भी पूछ सकता था कि वो ये बताओ कितनी देर में अपने प्रोजेक्शन पॉइंट को क्रॉस करेगा, कितनी देर में। तो देखो यहां से यहां तक जाने में कितना लगा, 1 सेकंड। तो यहां से यहां तक आने में भी कितना लगेगा, 1 सेकंड लगेगा। कितना लगेगा, 1 सेकंड। तो टोटल कितना हो गया, 2 सेकंड। तो यहां से जाए और इसी पॉइंट को क्रॉस करेगा कितनी देर बाद, 2 सेकंड बाद। ठीक है, ये भी कह सकता था कि अपने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के बाद वो कितनी देर लगाएगा कि वो ग्राउंड पे पहुंचे। तो कितना लिखते हैं हम लोग, देखो यहां से यहां तक आने में कितना लगा था, 3 सेकंड। तो 1 सेकंड तो यही खा गया, तो कितना बचा, 2 सेकंड। समझ गए बात को। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है तुमसे, समझना। फाइंड द वेलोसिटी टू रीच द ग्राउंड। तो ऑप्शन है आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन है आपके पास 30 मीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन है आपके पास 35 मीटर पर सेकेंड, और डी ऑप्शन है आपके पास 40 मीटर पर सेकेंड। निकालो। करिए, बताइए क्या होगा। तो देखो करें, ठीक है। देखो उसने पूछा है कि वेलोसिटी क्या है जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा है। तो देखो इसको करने का तरीका क्या है। आप ये बोलेंगे कि ठीक है, अगर मैं इसको यहां पे बना लेता हूं, मतलब ये बताओ यहां पे जब ये पहुंच जाएगा यहां पर, तो यहां पे अपनी वेलोसिटी कितनी कर लेगा, 0। अब ये भूल जाओ, यहां से ही गया और यहां पहुंच गया, तो यहां वेलोसिटी हुई 0। अब यहां से ये क्या कर रहा है, नीचे ड्रॉप हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है। तो जब ये यहां से नीचे ड्रॉप कर रहा है, तो बताओ कितनी हाइट चलना पड़ रहा है, 45। तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद है। क्या याद है बताओ, v इज इक्वल टू √2gh। याद आया, जस्ट हिट द ग्राउंड। तो कितना आएगा देखो, तो हम लिखेंगे 2 × 10 × 45। तो कितना आ गया देखो, तो 900 यानी 30 मीटर पर सेकेंड। कितना आया बोलो, 30 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज द आंसर इज बी। क्या हो जाएगा बोलो, बी। बनाओ उसको। अच्छा, इसमें ये बताओ, अगर तुमसे ये पूछ लेता कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, तो कितना बताते हैं बोलो। तो क्या करते हैं बताओ, तो यहां से यहां तक जाने में 5 और यहां से यहां तक चलने में कितना, 45। तो टोटल कितना चलना पड़ेगा उसे, 50 मीटर। कितना चलना पड़ेगा, 50 मीटर। ये भी थोड़ा सा याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सवाल तुमसे ये पूछ सकता है, फाइंड दी, क्वेश्चन क्या करेगा, फाइंड दी डिस्प्लेसमेंट, फाइंड दी डिस्प्लेसमेंट टू रीच द ग्राउंड। ग्राउंड पर जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। आंसर 10 मीटर, 20 मीटर, 35 मीटर, और डी है आपका 40 मीटर। चलिए करिए। तो करना क्या है, वो तो दिखाई ही दे रहा है हमें। क्या होता है बताओ डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो स्ट्रेट और शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ को, तो इनिशियल पोजीशन क्या है हमारी ये, और फाइनल पोजीशन क्या है ये। देखो इनिशियल ये है और फाइनल क्या है, ये रही। तो कितना चल रहा होगा, तो ये उसकी अपनी हाइट ही तो चल पाएगा। तो क्या आंसर करेंगे, सीधा 40। तो वेयर इज द आंसर, 40। खत्म। तो समझ में आ गया ना, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस छुपे होते हैं। सही। हाँ, अगर मैं यही तुमसे ये पूछता कि ये बताओ वो अपने प्रोजेक्शन पॉइंट को जब वो क्रॉस कर रहा होगा, यानी यहां से जब वो क्रॉस कर रहा होगा, तो बताओ कितनी रफ्तार होगी। तो तुम्हें पता है कि जब वो अपने ही पॉइंट को क्रॉस करता है तो कितना तेज जाता है, 10। तो रिटर्न भी कितना कर रहा होगा, 10 मीटर पर सेकंड से। लेकिन यहां पे कितना तेज रिटर्न हो रहा है बताओ, कितना हो रहा है, यहां पे हो रहा है कितना था, 30 मीटर पर सेकंड।
कितना हो रहा है 30 मीटर पर सेकेंड। समझ गए नहीं? चलिए बनाइए इसको। डन। चलिए आगे बढ़े। चलो अब नेक्स्ट सवाल करते हैं इस पे। देखो तो ये मिटा देता हूं मैं। ओके मिटा दूं। चलिए चलिए इसे भी रब कर लेते हैं अब। ठीक। चलिए और सवाल करें। चलिए और सवाल करते हैं इस पे। देखिए देखिए एक सवाल है हमारे पास। इस तरह का सवाल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन उसने डेटाबेस दिया है। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस करा रहा हूँ। देखो क्या सवाल है, अच्छा सवाल है, करते हैं। देखो सवाल है हमारे पास, मैं यहाँ लिख रहा हूँ सवाल। ठीक है, देखिए सवाल है हमारे पास। ए पैबल is dropped into a well of depth h. The splash is heard after time t. If c be the velocity of sound, then A t is equal to gc by 2h under root, b t is equal to c plus gh, c t is equal to c minus gh, d t is equal to 2h by g अंडर रूट प्लस h बाई सी। ये हमें आंसरिंग करनी है। अब देखो तुम लॉजिकली इसको कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें मेथड बता दूंगा। ठीक है, लॉजिकली देखो कैसे करेंगे। इसमें एक मैंने एक्चुअल में आपको बताया नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा आज तक कभी मतलब बहुत पहले कभी पूछा गया था एमयू में, आज तक नहीं पूछा गया है। ठीक है, देखो एक चीज़ होती है उसमें, ये कहते हैं हम लोग, देखो ये वाली चीज़ अगर इसके बराबर है, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, उससे आप बहुत ही आसानी से जज कर लेंगे आंसर। देखो अगर आप बोल रहे हैं कि ये टाइम है, तो ऑब्वियसली बात है इसका यूनिट भी कौन सा होना चाहिए, टाइम वाला होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। अब समझना, अगर ये टाइम है तो ये क्या है, मीटर पर सेकेंड है ना, मीटर पर सेकेंड। ये तो स्पीड बोली है ना, वेलोसिटी, तो अपने आप ये क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट। ठीक, अब यहां पे आओ जरा, ये भी रिजेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि टाइम में से, टाइम तो है नहीं, ये वेलोसिटी में से समथिंग इज रिड्यूसेस। ठीक है, तो ये नहीं है। अब जरा इसकी बात करें तो देखो ये भी नहीं हो सकता। समझना, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। और इसकी क्या होगी, मीटर। तो मीटर से मीटर कटेगा, तो ये देखो अजीब सा आ रहा है, तो ये भी खत्म। तो कौन बचा, अकेला यही बचा। और होना भी चाहिए, देखो यही तो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टू रीच द ग्राउंड होता है। और ये क्या है, ये भी टाइम है। देखो h अपॉन मीटर, देखो मीटर अपॉन मीटर पर सेकेंड, तो मीटर से मीटर कट गया तो आ गया ना सेकेंड। देखो आया, तो ये है हमारे पास। चलिए अब देखिए जरा इसमें और क्या करना है हम लोगों को। तो अगर ये है हमारे पास, तो इसके लिए अब हम लोग कैसे करते हैं। तो ये तो एक तरीका हो गया आपको जज करने का, लेकिन आपको मैं तरीका बताता हूँ करना कैसे है, मैथमेटिकल वे में समझना। देखो अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि ठीक है, हमने इसने क्या बोला है, ए पेबल इज ड्रॉप इनटू अ वेल। ओके, ये ग्राउंड नहीं है, यहाँ पे कोई वेल है ये। ठीक है, तो हमने मान लिया, चलो ये हमारा इस तरह से इतना गहरा वेल है, और यहाँ पे क्या है, पानी है। ठीक है, ये वेल है हमारा, इस तरह से पानी होगा। तो ये हाइट कितनी बता रहा है हमें, h।
कितनी बता रहे हैं h, और यहां से ड्रॉप किया गया है तो u कितना मानेंगे हम लोग 0। अब पहले ध्यान से सुनना, उसने ये कहा है कि कितनी देर बाद सुनाई देता है। द स्प्लैश इज हियर्ड आफ्टर टाइम t। स्प्लैश मतलब इसमें गिरने की जो आवाज होगी, जैसे स्टोन आप गिराएं तो स्टोन पहले गिरता रहता है, फिर एकदम छपाक से आवाज आ जाती है, ठीक है, जो जैसे भी आप लोगों को सुनाई देता है वो। तो ये बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो उसे यहां से यहां तक जाने में पैबल का टाइम, क्योंकि घड़ी तो वहीं से काउंट करना शुरू कर देगी। तो अगर हम ये बोलें कि नीचे जाने का टाइम अगर t1 है तो कैसे लिखोगे? तो आप लिखोगे t1 इज इक्वल टू, तो हम जानते हैं 2h/g, और इसका क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। अच्छा, अब ये जो स्टोन या जो भी चीज है वो इसमें गिर गई, जब ऐसे गिरेगी तो क्या प्रोड्यूस करेगी, साउंड। अब तो साउंड प्रोड्यूस करेगा तो रफ्तार कितनी होगी, c। अब ये बताओ इस साउंड को कितना डिस्टेंस चलना है, सिर्फ h, तो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच हियर, सिर्फ यहां तक, यहां पे सुनना है, वरना तो आगे निकल जाएगी, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहां पे अब बताओ, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ऊपर जाने के लिए, यानी इससे चलने वाली रफ्तार से टाइम अगर वो t2 ले रहा है, तो t2 क्या लिखोगे, हाइट डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लिखोगे कि नहीं? अब बताओ मुझे t इज इक्वल टू क्या है, तो आप बोलेंगे t1 प्लस t2, यानी आने और जाने का टाइम दोनों सम कर देंगे, तो 2h/g रूट प्लस h/c, तो ये आपका आंसर हो गया। तो d इज द राइट आंसर। बनाइए इसका, ये इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन है। आपके एनसीईआरटी में ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में ये वाला सवाल दिया हुआ है, तो उसको आप देख लीजिए, उसमें एक डेटा आएगा निकल के, ठीक है। यहां पे हमने डेटा नहीं दिया। बनाइए इसको, फिर नेक्स्ट सवाल करते हैं। बना लीजिए जल्दी से। हो गया, चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिए, ये वाला सवाल और कर लेते हैं, ये भी अच्छा सवाल है। देखिए सवाल क्या है हमारे पास, सवाल देख लेते हैं। चलो रब कर दें इसको, ओके। देखो एक सवाल और करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ए राइफल बुलेट losses 1/20th of its velocity in passing through a plank the least number of such planks required to just stop the bullet is पहला 5, 10, 11, 16, ठीक है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करना है, समझना।
पहली चीज बुलेट को क्या करना है, स्टॉप होना है, इसका अंदर रिटार्ड होना चाहिए, ठीक है। तो जब वो प्लैंक को पास करेगी तो क्या होगा, जब वो प्लैंक को पास करेगी तो ऑब्वियसली बात है रिटार्ड होना चाहिए। तो हम ये मान लेते हैं कि अगर हमारे पास ये प्लैंक है, ये अगर प्लैंक है हमारे पास ये, तो इसकी डेप्थ हम मान लेते हैं d, मतलब इतना चौड़ा है। और यहां पे ये जो है हमारे पास, इसकी रफ्तार कितनी है हमारे पास, u मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं u। तो जब ये इस वाली डेप्थ को क्रॉस करता है तो यहां पे जो रफ्तार रह जाती है वो कह रहा है कि इसका 120 घटा देगा, यानी यहां पे जो v मिलेगी वो u माइनस 120 ऑफ u। तो कितना आ जाएगा बताओ, 19 ऑफ u, लेकिन किस में आएगा, माइनस में, सॉरी किस में आएगा, प्लस में, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, या इसका मतलब इसका कोई कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो होगा, यानी रिटार्डेशन, तो उसको निकाल लेते हैं। ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। तो v कितना है हमारे पास, 19/20 u और इसका होल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी। तो देखो कितना आ जाएगा, कितना होता है 19 का स्क्वायर, 381 आई थिंक, देख लेते हैं यहाँ पे, 19 का 381 ही होता है, 1 9 9 ज़ा 1 और 17 इंटू 9 361, और ये 1 तो 361, तो सही है। 400 में से 361 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 139, ठीक है, 39 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, -39/400 इंटू यू स्क्वायर अपॉन 2d। ये समझ में आ गई बात यहाँ तक, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिंग है और कुछ नहीं। देखो अब क्या कह रहे हैं, कितने प्लैंक लगाएं। अब देखो हम ये, हमें तो पता नहीं, तो हम n प्लैंक मानेंगे। एक प्लैंक ये लगा दिया हमने, दूसरा प्लैंक ये लगा दिया, तीसरा प्लैंक ये लगा दिया। तो ऐसे हम लगाते जा रहे हैं, कहाँ तक लगाते जाएंगे बोलो, ये ऐसे लगाते जा रहे हैं। तो हमने n प्लैंक लगा दिए, कितने प्लैंक लगा दिए बताओ, n प्लैंक हमने लगा दिए यहाँ पे, ठीक है, n। तो अगर एक का डिस्टेंस d है तो बताओ टोटल कितना हो जाएगा, तो हम लिखेंगे n इंटू डी। सही, ये समझ में आया। सब एक्सेलरेशन भी क्या करेंगे, कांस्टेंट ही देंगे, ठीक है। तो ये हमें मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी चाहिए, तो यहाँ पे जो बुलेट है हम चाहते हैं कि वो क्या हो जाए, v इक्वल उसका क्या हो जाए, 0। अब देखो क्या करेंगे, तो अगर हम उसको लगाएं तो क्या लिखेंगे, v तो 0 हो गया, तो हम लिखेंगे सीधा u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू एस। तो बताओ u कितना है, तो u स्क्वायर तो हमारा u स्क्वायर ही है, 2 इंटू ये कितना है बोलो, अच्छा ये माइनस में भी आएगा इधर, है ना, माइनस में लेना पड़ेगा। ये कितना था हमारे पास, -39 इंटू यू स्क्वायर अपॉन 400 इंटू 2 इंटू डी। यहाँ पे कितना हो जाएगा, एन डी, यही तो था, ठीक है, एन डी हो गया। तो देखो क्या होगा, 2 से 2 कट गया, डी से डी भी कट गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर भी कट गया, माइनस से माइनस भी कट गया। तो एन कितना आ रहा है, तो एन आ रहा है हमारा 400/39, यानी इट मस्ट बी ग्रेटर देन 10, क्योंकि अगर ये 40 होता तो 10 आंसर आ जाता। अब ये 40 से थोड़ा छोटा है तो आंसर हमारा 10 से लगभग बड़ा होगा। तो क्या आंसर होगा, 11। देखो अगर हम 10 लगाएंगे तो 10 अगर मान लो यहां पर है, ये नहीं था, तो बुलेट बाहर आ जाएगी निकल के, ठीक है, लेकिन वो स्टॉप नहीं करेगी। तो विच वन इज द राइट आंसर इज 11। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 11। करो इसको सॉल्यूशन जल्दी से। चलिए हो गया। चलिए अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल करते हैं हम, तो रब कर दें इसको, ठीक। चलिए एक और सवाल करते हैं। देखिए एक सवाल ये है हमारे पास,
a particle starts from rest with uniform acceleration a. Its velocity after n second is u. Full stop. The displacement of the body in last 2 seconds is ए ऑप्शन है आपके पास 2un - 1 अपॉन n, बी ऑप्शन है हमारे पास vn - 1 अपॉन n, सी ऑप्शन है हमारे पास v नहीं, ये क्या होगा u, ये भी क्या है u, n + 1 अपॉन n, और डी ऑप्शन है हमारे पास 2u n + n। ठीक है, चलो देखो, तो ये हमें निकालना है। क्या कह रहा है? ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, इट्स वेलोसिटी आफ्टर n सेकेंड इज u। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन लास्ट 2 सेकेंड इज ठीक है, देखो समझना, ये हमारे पास कोई बॉडी है यहां पर, तो हम मान लेते हैं चलो t = 0 और u = क्या है 0। अब वो कह रहा है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो मान लेते हैं हम a एक्सेलरेशन से लगातार चल रही है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? इट्स वेलोसिटी आफ्टर n सेकेंड। मान लो कि वो n सेकेंड, यानी n सेकेंड यहां पे हमारा हो गया। ठीक है, t = n, तो यहां पे जो उसकी रफ्तार है वो कितनी है u। तो कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस इन लास्ट 2 सेकेंड। तो देखो ध्यान से सुनना, अगर हम लास्ट 2 सेकेंड की बात कर रहे हैं, तो अगर हम ये बोलें कि यहाँ पे t = ये है, तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस इन n सेकेंड कितना चल रहा होगा, तो u कितना है 0, तो ½ × a × n² चलेगा कि नहीं। तो यहां से यहां तक हमारा क्या हो गया sn हो गया कि नहीं। अब क्या कह रहा है? लास्ट 2 सेकेंड, तो लास्ट 2 सेकेंड कैसे मैं बोल सकता हूं कि अगर ये 10 है तो इससे एक पीछे आओ 9, एक और पीछे आओ 10, यानी अगर मैं इसमें से 2 घटा देता हूं तो ये आ गया। तो ये कितना चल रहा होगा? तो ये चल रहा है हमारा, मान लेते हैं s - 2 यहां तक। देखो कितना आएगा, तो sn - 2 अगर लिखें तो ½ × a × n - 2 का होल स्क्वायर। अब मुझे तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए ना भाई, हमें तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो ये वाला जब डिस्टेंस चाहिए तो इसमें से इसको घटा देते हैं, तो लास्ट 2 सेकेंड का डिस्टेंस इन लास्ट 2 सेकेंड, तो क्या करेंगे हम लोग? देखो, तो हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, तो ½ a कॉमन आ जाएगा, यहां पे क्या बचेगा? देखो n² - n² प्लस 4 + 4n बचेगा कि नहीं। तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, तो क्या आ रहा है? अब देखो हमारे पास 1/2 × a इंटू क्या आ रहा है? 2 कॉमन ले लो, तो n + 2। ठीक है, अच्छा n + 2, तो ये आ गया हमारे पास। ओके चलो ठीक है, n + 2 आ रहा है। तो देखो, लेकिन इसमें n + 2 सही तो क्या है ना, हम लोगों ने a² + b² + 2ab, तो ये आ रहा है हमारे पास, ये आ गया। अच्छा, ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक,
तो हमें क्या मिल रहा है, a इंटू एन प्लस टू, n प्लस टू। तो अब क्या हुआ, तो जब n प्लस टू मिल रहा है अब हमें, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि a को हटाना होगा। तो a कैसे लिखेंगे हम लोग बताओ, तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो a इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे बताओ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू, या ये ले लेते हैं v माइनस यू अपॉन टी, कितना लिखेंगे u माइनस जीरो अपॉन एन, तो कितना आ गया u बाई एन, u बाई एन। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, तो अब हम यहां पे लिख सकते हैं u n प्लस टू अपॉन एन। ठीक है, लेकिन इसमें प्लस वन आ रहा है हम लोगों के पास, इन्होंने क्या बोला है लास्ट 2 सेकेंड, तो लास्ट 2 सेकेंड हमने ले लिया, तो हाफ a कॉमन ले लिया, क्वेश्चन यही है ना, ये पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एंड सेकेंड इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द लास्ट 2 सेकेंड इज, इसको एक बार और देख लीजिए, कैलकुलेशन, डिस्टेंस इन एन सेकेंड 1/2 इन हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, ये हो गया हाफ ए, ये भी हो गया हमारे पास, तो टू एन, अच्छा सॉरी, यहाँ पे भी तो 2n बचेगा ना, क्योंकि 2n कॉमन ले रहे हैं, सॉरी एक मिनट रुको, तो क्या आ रहा है हमारे पास, 2n और कॉमन ले लेते हैं, तो 2n प्लस वन और इंटू ए, और ए की वैल्यू कितनी आई ये, तो कितना आ जाएगा 2u n प्लस वन अपॉन एन, तो विच वन इज राइट आंसर, 2n प्लस वन अपॉन दिस, तो दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, कर लीजिए इसको जल्दी से कॉपी। हो गया, चलिए देखिए एक सवाल और कर लेते हैं जल्दी से। देखो क्या है, ए बॉल टेक्स t सेकेंड टू फॉल from a height h1 and 40 seconds to fall from a height h2, then h2 upon h1 is A option 2, B option 1, C option 0.5 और D option ये आपका है 4 और ये आपका है 0.0625। करिए इसको। चलिए तो हो गया ये, चलिए करते हैं, देखिए कैसे करना है इसको, तो इसको रब कर लेते हैं। देखिए तो क्या है हमारे पास, तो ये सवाल हमें करना है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, ए बॉल टेक्स t सेकेंड टू फॉल फ्रॉम अ हाइट h1 एंड 40 सेकेंड टू फॉल फ्रॉम अ हाइट h2 देन दिस। तो फॉल हो रहा है ना, तो फॉल के लिए क्या था, h इज इक्वल टू क्या लिखते थे हम लोग, h इज इक्वल टू हाफ g t स्क्वायर। क्यों लिखते थे,
क्योंकि फॉल की कंडीशन में u हमारा 0 रहता है, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो h1 कितना है हमारे पास, h1 इज इक्वल टू हाफ इंटू जी, बताओ कितना टाइम ले रहा है, तो बता रहा है तुम्हें t सेकेंड ले रहा है, तो यहां लिख देंगे t स्क्वायर। अब बताओ h2 क्या लिखेंगे, हाफ इंटू जी इंटू, अब बताओ कितना लिखेंगे 4t का होल स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, h1 अपॉन h2, देखो कितना आ जाएगा, हाफ जी वैनिश, टी स्क्वायर भी वैनिश, तो 1/16, तो 1/16 कितना होगा, अब देखो एक ही ऑप्शन बचता है तो यही हमारा आ जाएगा, ठीक है। हाफ हो नहीं सकता, 4 होगा नहीं, 2 होगा नहीं, तो उसने ऑप्शन भी इस तरह से आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो चलिए बनाइए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, एक दो सवाल और कर लेते हैं फिर देखते हैं इसमें, ठीक है। हो गया, चलिए देखिए एक सवाल और कर लेते हैं, ये क्या है देखिए, चलो मैं तुम्हें एक और सवाल करा देता हूँ, ये वाला थोड़ा अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, किधर गया, ये वाला करते हैं। देखो क्या है, काफ़ी स्टैंडर्ड सवाल है, चाहे तो आप इसका रिजल्ट याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, ए कार accelerates from rest at a speed at a constant rate a for some time, after which it de-accelerate at a rate of b to come to rest. If t is the total time elapsed, ठीक है, ऐसा करने में उसे इतना देर लगता है, then the maximum velocity attained by the car is a into t, b t upon a into b, c ab into t upon a plus b, और डी ऑप्शन है आपके हमारे पास a प्लस बी इंटू टी अपॉन a इंटू बी, ठीक है। बनाइए इसको, फिर नेक्स्ट एक और सवाल कर लेंगे इसमें, फिर हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा एक्स्ट्रा में रखेंगे, ठीक है, लेकिन कर लेंगे उसको, क्योंकि पता नहीं सवाल आ जाए उस पर तो तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 20-25 मिनट में हो जाता है। तो ये है हमारे पास, ठीक है, इसके हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो अब देखो इसमें क्या कर रहा है, ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो हम यह मान लेते हैं ठीक है कि ये हमारे पास एक
कार है यहाँ पे एट t इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0, और ये एक्सेलरेट हो जाती है a से कुछ देर तक। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक उसको टाइम t1 लगा, ठीक। फिर वो क्या करती है, डी एक्सेलरेट होती है। यहाँ पे क्या हो रही है, एक्सेलरेट। यहाँ पे इसके बाद क्या करती है, डी एक्सेलरेट, कितना तेज, b से, और क्या आ जाती है, रेस्ट पर, ठीक। तो यहाँ पे जब रेस्ट पे आती है तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे रेस्ट पे आने के लिए, तो यहाँ पे हम रेस्ट पे आने के लिए लिखेंगे t2। लेकिन उससे वो कह रहा है टोटल टाइम कितना लगता है ऐसा करने के लिए, t। तो हम ये कह सकते हैं ना कि t जो है वो t1 प्लस t2 होगा। ये बात तो सही। अब एक बात बताओ मुझे, इसका मतलब ये हुआ कि वो अपना एक्सेलरेशन बढ़ाती जा रही है, तो Vmax तो यहीं कहीं होगा ना, क्योंकि इसके बाद वो क्या कर रही है, अपने आप को रिटार्ड कर रही है। इसके बाद ही वो रिटार्ड करना क्या करती है, शुरू कर देती है, ठीक है। अगर इसी के बाद वो रिटार्ड करना शुरू कर रही है आपका, तो अब क्या करें, तो अगर इसके बाद रिटार्ड कर रही है तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। तो अभी बताओ यहां से यहां तक एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो सिंपल लिख दोगे a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, Vmax अपॉन t1। तो बताओ t1 कितना आ जाएगा, तो आप लिख देंगे Vmax अपॉन a। अब देखो इसको कैसे लिख, ये रिटार्डेशन है तो माइनस b लिखना पड़ेगा, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल Vmax अपॉन t2। तो देखो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, तो बताओ t2 कितना आ जाएगा, तो हम लिख देंगे Vmax अपॉन b। अब इसका और इसका सम कितना है, t, तो t इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, v लिख देता हूं मैं Vmax को, t अपॉन a और प्लस v अपॉन b। तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो यहाँ आ जाएगा a प्लस b और यहाँ आ जाएगा a इंटू बी इज इंटू v। तो v इज इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो a इंटू बी इंटू टी अपॉन a प्लस b। तो विच वन इज राइट, ए बी इंटू टी, ए बी इंटू, अच्छा ये प्लस नहीं होगा, इट मस्ट बी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, अच्छा रुको एक मिनट, ये ऑप्शन था यहाँ पे, ठीक है। ये क्लियर, तो ये बात समझ में आ रही है, चलिए कर लीजिए अब इसको जल्दी से। हो गया, चलिए अब आगे बढ़ें इसमें, चलिए आगे देखते हैं क्या है। ओके, तो यहाँ पर रब करते हैं इसको। एक सवाल और कर लेते हैं इसमें, आखिरी सवाल, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो एक सवाल और कर लेते हैं ये वाला। क्वेश्चन देखिए क्या है, ए बॉडी थ्रोन अप, ए बॉडी थ्रोन अप vertically reaches maximum height of 100 meter. Another body with double the mass thrown up with double the initial velocity reaches a maximum
height of A 25 meter, B 100 meter, C 200 meter, D 400 मीटर। ठीक है, ये है हमारे पास। चलिए करें, देखिए क्या कह रहे हैं। ए बॉडी थ्रोन अप वर्टिकली रीचेस मैक्सिमम हाइट of 100 meter, another body with double the mass thrown up with double initial velocity reaches maximum height। देखो, अगर हम मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं यानी एच मैक्स, तो अगर हम याद करें कल वाला अपना कंसेप्ट, तो एच मैक्स क्या था, यू नॉट स्क्वायर बाई 2g। पहली चीज मास क्या है इस पे, मास इंडिपेंडेंट, यानी एच मैक्स जो होता है वो मास इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट, तो ये मास इंडिपेंडेंट हो गया। अगर ये मास पे डिपेंडेंसी शो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ अपनी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। तो वो ये कह रहा है कि जब उसने h इज इक्वल टू कितना तेज u स्क्वायर से फेंका, तो मान लो वो 100 मीटर गया। अब वो कह रहा है अगर दुगनी रफ्तार कर दे, कितनी कर दे, डबल, तो h डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4u स्क्वायर बाई 2g। तो ये कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पे बहुत आसानी से निकल जाएगा दिस और u स्क्वायर बाई 2g। अब इसको ज़रा पहचानो क्या है ये, तो आप बोलेंगे सर ये तो 100 है। तो कितना आंसर आ गया, देखो इतने आसान से निकल आया, 4 इंटू 100 दैट शुड बी 400 मीटर। कितना हो गया बताओ, 400 मीटर। तो डी इज द राइट आंसर। खत्म, इतना इजी टास्क है, इतना कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। क्लियर, चलिए तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। कॉपी कर लीजिए इसको जल्दी से, ठीक है, फिर आगे इसमें हम लोग समझते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग इसमें आगे स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए मिटा दें इसको। ओके, चलिए अब हम बात करना चाहते हैं ग्राफिकल एनालिसिस। तो ग्राफिकल एनालिसिस में जाने से पहले हम लोग इसका कैलकुलेट करना चाहेंगे स्लोप क्या होते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स हमारे पास किस तरह के आएंगे। ठीक है, चलिए उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो रब कर लें इसको। ओके, चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। देखो, ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आ रहा है। हाँ, स्लोप की बात कर लेते हैं पहले। स्लोप क्या होता है, तो देखो अगर हम स्लोप की बात करें, तो स्लोप का मतलब इन मैथमेटिक्स अगर समझें तो सिंपल आप लोग याद रखेंगे, इट इज द रेशियो चेंज इन एब्सिसा टू द ऑर्डिनेट, सॉरी चेंज इन ऑर्डिनेट टू द चेंज इन एब्सिसा। यानी स्लोप क्या होता है, तो स्लोप जो होता है हमारे पास, स्लोप वो होता है हमारे पास, इसको हम m से दिखाते हैं, और क्या होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x पोजिशन। तो अगर मेरे पास, समझते रहना ध्यान से, अगर मेरे पास ये इस तरह से ये y है और ये x है, और ये मेरे पास इस तरह का एक ग्राफ आ रहा है। ठीक, अगर ये हमारे पास ग्राफ आ रहा है, मैं तुमसे बोलूं कि यहां पर मेरा मान लीजिए थीटा है, चलो ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मैं अभी यहां पर हूं और फिर मैं यहां पर पहुंच गया, ठीक है, ए लोकेशन पे था, ए से मैं बी पे चला गया। ठीक, तो मैं आपसे पूछूं कि स्लोप बताओ क्या है। ठीक है,
तो आप ये कह सकते हैं कि अगर मेरे पास ये है और ये है तो मैं इसकी लोकेशन फाइंड करूंगा। तो ये हो गया x1 और ये मैंने मान लिया y1। अब बताओ यहां पे हम जब आएंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा y2। अब देखो जरा एक कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, वो थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ये जो x1 और x2 है इनको कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, ठीक है। आपने देखा भी होगा उसको कैसे लिखते हैं हम लोग, इसके कोऑर्डिनेट अगर डिफाइन करें तो कैसे लिखेंगे हम लोग, x1, y1, उसको कैसे लिखते हैं x2, y2। तो ये जो आप x1, y1, x2, y2 लिखते हैं, दे ऑल आर मेजर्ड फ्रॉम द ओरिजिन। ये आपको ध्यान रखना है, कहां से मेजर्ड होते हैं, ओरिजिन से मेजर्ड होंगे। तो अगर ये ओरिजिन से मेजर्ड हो रहे हैं तो इसका मतलब ये x1 हुआ और ये x2 हुआ, ये कितना हुआ y1, तो ये कितना हुआ y2, ठीक। अब सोचो जरा, तो आप यहां थे और यहां गए तो y में कितना चेंज आया समझना, तो ये 90 डिग्री हो गया। आप यहां थे और यहां चले गए तो y में ये चेंज आ रहा है ना, बस ये चेंज है। तो डेल y क्या लिखोगे अब बताओ, तो आप लिखेंगे y1 माइनस y2, लिखोगे कि नहीं, हाँ। और x में कितना चेंज आ रहा है, तो आप यहां थे और यहां गए तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये देखो ये आ रहा है, कितना आ रहा है x2 माइनस x1, उसको क्या लिखते हैं डेल्टा x। क्या लिखेंगे हम लोग बताओ, डेल्टा x। तो अगर ये हमारे पास डेल्टा x है देन हाउ वी कैन फाइंड, तो देखो स्लोप कैसे निकालते हैं। तो अगर हम स्लोप देखें तो हम लिखें यहां पे अगर कि स्लोप ऑफ ए बी, तो क्या लिखोगे बताओ, तुम लिखोगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, लिखोगे कि नहीं, तो ये आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान से सोचो, थोड़ा सा ये बताओ, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है कि नहीं, बिल्कुल है। तो ये थीटा तो करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से ये भी थीटा। अब मुझे ये बताओ टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बताओ इस वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कौन, तो आप बोलेंगे चेंज इन ऑर्डिनेट, और बेस कौन, चेंज इन एब्सिसा। इसका मतलब तुम्हें याद रखना है कि स्लोप जो होता है वो एक्चुअल में टेन थीटा ऑफ द ग्राफ होता है, और ये बराबर होता है डेल y ओवर डेल x इज इक्वल टू क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये बात समझ में आई, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब और क्या ध्यान रखना है हमें, देखो ये जो थीटा है, ध्यान से सुनना, ये जो थीटा है हमारा, इट इज, इसको कैसे टेक कर रहे हैं आप, इट इज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना, कैसा डायरेक्शन ले रहे हैं आप, एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज लिया तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये आप मैथमेटिक्स में जब पढ़ेंगे तो आपको टीचर पढ़ाएंगे, ठीक है। सेंस ऑफ रोटेशन होता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज तो एंगल पॉजिटिव चलते हैं और क्लॉकवाइज तो एंगल निगेटिव चलेंगे, ठीक है, एंगल निगेटिव भी होते हैं। तो बनाइए इसको, फिर हम इसमें और डिस्कस। अच्छा एक और चीज देखो जरा, देखो अगर हम यहां से यहां तक जा रहे हैं तो आपसे भी पूछे स्लोप बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, स्लोप चेंज हो रहा है या स्लोप चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं कि स्लोप बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, तो इसको कैसे पहचानोगे तुम, तो इसका पहचानने का तरीका यह होता है कि आप एक्स एक्सिस के अलोंग लाइन खींच देंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग यानी पैरेलल, तो ऐसे लाइनें खींच दीजिए हर जगह पर, ऐसे लाइनें खींच दीजिए, ये खींच रहे हैं आप। अब ये बताओ सबका एंगल क्या है, थीटा 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 थीटा। तो अगर सबका थीटा 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 कांस्टेंट आ रहा है तो हम ये बोलते हैं कि इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट। तो क्या बोलेंगे, स्लोप इज कांस्टेंट। क्यों, सिंस थीटा इज कांस्टेंट। अगर थीटा, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, क्या है देखो, स्लोप इज कांस्टेंट सिंस थीटा इज कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि थीटा कांस्टेंट है। बनाओ इसको जल्दी से। फिर हम लोग चार स्लोप का डिस्कस करेंगे और पूरे ग्राफ उसी पे आपके
काम करते हैं। उसके अलावा कोई दूसरा तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सारे उसी पे काम करेंगे जितना भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। बना लो इसको जल्दी से। डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझना। देखो हम पहला केस ले रहे हैं, ए। देखो अगर ग्राफ कभी इस तरह से आए, इस तरह से लाइन खींची हो, तो देखो x बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है, सेम प्रोपोर्शनेट में बढ़ते हैं। सेम प्रोपोर्शनेट का मतलब अगर x 2 बढ़ रहा है तो y भी 2 बढ़ेगा, फिर x 3 बढ़ रहा है तो y भी 3 बढ़ेगा, ये कांस्टेंट रेशियो पे चलेगा। तो यहां पे अगर हम बात करें तो दिस इज व्हाट, थीटा। तो पहली चीज स्लोप इज पॉजिटिव, पहली चीज तो याद रखेंगे। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री से छोटा है। दूसरी बात क्यों है, थीटा इज अक्यूट, मतलब थीटा 0 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा, और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा। ठीक। दूसरी चीज ये हो गया, स्लोप इज कांस्टेंट। स्लोप क्या है, कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन अगर नजर आती है तो स्लोप कांस्टेंट होगा। और आपको मैंने बताया भी, यहां पे लाइन खींच लो तो ये थीटा हो गया, यहां लाइन खींच लो थीटा हो गया। इसका मतलब tan थीटा क्या है, कांस्टेंट, और पॉजिटिव भी होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। चलिए अब बी पार्ट करें इसका। देखिए सेकंड पार्ट क्या होता है, अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, ये देखिए ये हमारा y है और ये हमारा x है। अगर ग्राफ इस तरह से आ रहा है, समझते रहना, ये ऐसे आ रहा है, तो अगर ये ऐसे आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं, देखो हम ये कह सकते हैं कि ये अगर हमारा ये फर्स्ट पोजीशन ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये x1 है और ये y1 है, और यहाँ पे हम आगे मान लीजिए, चलिए ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। अब बताओ डेल y कैसे निकालोगे, तो डेल y तुम निकालोगे फाइनल में से इनिशियल, तो y2 माइनस y1, तो क्या आ गया, निगेटिव। और डेल्टा x क्या निकालोगे, x2 माइनस x1, तुम जानते हो x2 बड़ा x1 छोटा है, तो ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो बताओ स्लोप कैसा हो गया, तो हो गया ना स्लोप नेगेटिव, क्योंकि डेल्टा y ओवर डेल x लिखोगे तो क्या आएगा, माइनस अपॉन प्लस यानी निगेटिव। चलिए दूसरी बात, स्लोप कैसा है, तो याद रखना स्लोप इज कांस्टेंट। क्यों है स्लोप कांस्टेंट, क्योंकि ये सेम लाइन। दूसरी चीज निगेटिव क्यों हो गया, देखो ये हम एंगल लेंगे, तुमने क्या बोला था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, ये आ गया थीटा विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे, थीटा इज ऑब्ट्यूज। थीटा कैसा है हमारे पास, ऑब्ट्यूज है, तो थीटा अगर ऑब्ट्यूज है हमारे पास तो ये आ जाएगा। ठीक, चलिए तो थीटा ऑब्ट्यूज होने का क्या मतलब है कि थीटा हमारा 90 डिग्री से क्या है, बड़ा, और 180 डिग्री से क्या है, छोटा, ये मतलब है। थीटा यहाँ लाई कर रहा है, लेकिन कांस्टेंट ग्राफ है। देखो कहीं भी लाइन खींच लो, ऐसे कहीं भी लाइन खींच लो, यही एंगल आपको दिखाई देने लगेगा सेम। ठीक है, अब देखिए अगर हम नेक्स्ट बात करें, अब इसमें सी पार्ट की बात कर रहे हैं। देखो सी में कैसे करेंगे, सी अगर मैंने ये बोला आपसे कि ये मेरे पास इस तरह से ये y है और ये x है और ये 0,
तो अगर मेरे पास ऐसा ग्राफ आ जाए, ये ग्राफ आ गया, अब इसका स्लोप कितना होगा वो समझते हैं। देखो, तो अगर हम बोलें कि ये मेरे पास एक पोजीशन है, तो आप बोलेंगे कि ठीक है ये x1 है और ये मान लो चलो y1 है, और ये हमारे पास x2 है और ये हमारे पास y2 है। अब जरा अगर हम ध्यान से देखें तो ग्राफ से हमें खुद पता चल रहा है y1 y2 के क्या है, बराबर है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये लगातार सेम चल रहा है। तो अगर हम ये बोलें कि डेल y बताओ, तो तुम क्या लिखोगे? y2 माइनस y1 दैट शुड बी 0। आ गया? लेकिन डेल्टा x अगर हम देख रहे हैं तो डेल्टा x तो x2 माइनस x1 आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं ना स्लोप। तो स्लोप क्या आ रहा है? स्लोप आ रहा है डेल्टा y बाई डेल्टा x दैट शुड बी 0, दैट शुड बी 0। तो याद रखना स्लोप 0 आने का मतलब है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री क्या मतलब? टेन थीटा इज इक्वल टू 0, तो यानी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो अगर तुम्हारी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी तो क्या होगा? स्लोप 0 हो जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आए? अब मैं तुम्हें बताता हूं इसमें डी पार्ट। देखो, अगर हम डी पार्ट की बात कर रहे हैं तो एक लास्ट पार्ट है ये तुम्हारा, इसके बाद कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये देखो, अगर हम इसकी बात करें यानी ये y है और ये x है और ये क्या है? 0 है कि नहीं? अब मान लो कि ग्राफ हमारे पास ऐसा आ गया, सपोज ये। अब तुमसे कहा जाए स्लोप बताओ, तो तुम क्या करोगे? y और x को ढूंढोगे। तो आपने माना कि चलो ठीक है हम यहां पर हैं, तो यहां पे कैसे लोकेशन दोगे? तो आप बोलोगे कि ये y1 है और ये x1 है, फिर यहां आ जाओगे, फिर बोलोगे ये y2 है और ये x2 है। सही है? तब हम क्या लिखेंगे बताओ? तो हम बोलेंगे कि इस वाले केस में x1 इज इक्वल टू क्या है? x2, और डेल्टा y कितना? तो डेल्टा x कितना हो गया? 0। लेकिन डेल्टा y क्या है हमारे पास? y2 माइनस y1। ठीक है, y2 माइनस y1। तो ये है हमारे पास। अगर ये है हमारे पास तो बताओ स्लोप कितना आ रहा है? तो स्लोप आप लिखेंगे, स्लोप आपके पास आ जाएगा डेल्टा y अपॉन 0, यानी इंफिनिटी। इसको आप बोलते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक, तो इसमें क्या होगा? तो टेन थीटा जब नॉट डिफाइंड हो जाता है, आप लोग की एनसीईआरटी में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो तुम लोग, तो उसमें यही नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का मतलब इन्फिनिटी होता है। तो याद रखिएगा थीटा कितना हो जाता है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जब थीटा आ जाए तुम्हारा, या स्लोप तुम्हारा इन्फिनिटी हो रहा होगा, तो थीटा कितना शो होगा? 90। अब कैसे देखेंगे? तो इधर से इधर मेजर करना होगा ना, तो देखो ये मेजर करो तो थीटा कितना आ रहा है यहाँ पे? 90 डिग्री। तो जब भी कभी तुम्हें ऐसा 90 डिग्री दिखाई देने लगेगा तो हमेशा ध्यान रखोगे कि आपका जो ग्राफ है वो क्या होने लगेगा? इम्पॉसिबिलिटी की तरफ जाना शुरू करेगा। ठीक है, तो बनाओ इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। करिए जल्दी से इसको आप लोग। चलिए, तो कॉपी कर लिया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये चीज़ें तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं तुम्हें कुछ इक्वेशंस बता रहा हूँ, उनमें से कुछ याद रख लीजिएगा। ठीक है, वो तुम्हें इसलिए ताकि तुम ग्राफ को ही देख पाओ कैसा चल रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ होती है ट्रेजेक्ट्री। तो हम लोग ट्रेजेक्ट्री हम देख लेते हैं किस चीज़ को कहते हैं। तो अगर हम ट्रेजेक्ट्री की बात करें, याद डालिएगा ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है कि जो तुम्हारा पार्टिकल है, मूविंग जो पार्टिकल है, वो किस तरह की पाथ को चलता है। ठीक है, जिस तरह की पाथ को चल रहा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रेजेक्ट्री। तो क्या लिखेंगे? ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या है? द पाथ फॉलोड बाय ए मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, ऑफ दैट पार्टिकल। तो उस पार्टिकल की जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री।
अब कैसे पहचानेंगे कौन सी ट्रेजेक्ट्री पे चल रहा है? तो पहले हमें याद रखनी है, मैं तुम्हें यहाँ ट्रेजेक्ट्री कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ। देखो पहला तुम्हें याद रखना है स्ट्रेट लाइन। एक क्या होता है हमारे पास? स्ट्रेट लाइन। अब देखो स्ट्रेट लाइन को पहचानोगे कैसे? तो स्ट्रेट लाइन जो होती है वो हमारे पास होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो एम एक्स प्लस सी, तो इसमें से जो m होता है, ध्यान से सुनना, m जो होता है वो स्लोप होता है। क्या होता है? स्लोप, जिसको हम क्या कहते हैं? टेन थीटा। और c क्या होता है? ऐसा बोलते हैं y इंटरसेप्ट। तो अगर हम इसको बनाएं तो ये कुछ ग्राफ ऐसे आता है। ऐसे जाएगा ये। ठीक है, तो ये जो होता है यही सी होता है। ये क्या होता है? सी, ये ओरिजिन, क्योंकि जीरो रख देंगे एक्स को तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें, तो ये वाला कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलता है? तो इसकी हम बात करें तो ये 0, सी मिलेगा। और अगर हम इसकी बात करें तो ये देखो, अगर हम y 0 रख दें तो क्या आ जाएगा? माइनस सी बाई एम। तो माइनस सी बाई एम, 0। इस तरह से हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। तो अगर c 0 नहीं है, यहाँ पे c क्या नहीं है? 0 नहीं है, तो कभी भी लाइन तुम्हारी क्या नहीं करेगी? ओरिजिन से पास नहीं करेगी। ठीक है, दूसरी बात क्या याद रखनी है तुम्हें? एक तो ये समझ में आ रहा होगा। दूसरी चीज हमें ये याद रखनी है कि y अगर कभी इस तरह से लिख गया एम एक्स और c यहाँ पे क्या हो जाए? 0, तो तुम्हें याद रखना है कि ये वाली लाइन जो होगी x और y में, तो वो ओरिजिन से पास करेगी। यहाँ पे ओरिजिन से पास नहीं करती है। ठीक है, एक और चीज़ तुम्हें याद रखना है कि कभी अगर y इज इक्वल टू एक्स लिख दिया गया, y इज इक्वल टू क्या लिख दिया गया? x, तो आप ये कह सकते हैं कि इनटू यहाँ पे 1 रहा होगा, तो इसी को हमने क्या बोला था? x का जो भी कोफिशिएंट होता है उसी को हम स्लोप कह रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि स्लोप कितना आ गया? 1। इसका मतलब क्या हुआ? टेन थीटा इज इक्वल टू 1, यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये थोड़ा सा आप लोग मेमोराइज रखिएगा। ठीक है, कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। देखिए, तो ये आ गया। दूसरा हमारा क्या होता है? तो दूसरा हम लोग समझते हैं सर्कल को। सर्कल की जो इक्वेशन होती है, ठीक है, यानी अगर हम इक्वेशन की बात करें सर्कल की, तो वो होती है x माइनस के स्क्वायर प्लस y माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसकी कुछ बातें ध्यान रखिएगा। सॉरी। तो क्या होगा? देखो, इसमें ये जो होता है k, h, इसको बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल। और ये जो a है इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं इसको? रेडियस। दूसरी बात क्या याद रखना है कि अगर कभी सेंटर लाई एट ओरिजिन, अगर सेंटर कभी ओरिजिन पे आ गया तो याद रखना h इज इक्वल टू के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। ठीक, तो इसका अगर हम बनाएं तो कैसे बनाएंगे? तो देखो, ऐसा सर्किल बन जाएगा। ये एक सर्किल बन गया, तो इसका सेंटर कहाँ पर है? 0, 0 पर। ये है तुम्हारा ए। ये क्या होगा? तुम्हारा ए हो जाएगा। ठीक, और कोई भी आर्बिट्री पॉइंट अगर आप मान लें ट्रेजेक्ट्री के लिए, तो ये हो जाएगा x, y। तो फिर हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट एक और समझते हैं, इलिप्स। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? इलिप्स। तो अगर हम इलिप्स की बात करें तो देखो इलिप्स कैसा होगा? तुमसे या तो स्ट्रेट लाइन पूछेगा या पैराबोला पूछता है। ये तो थोड़ा कम पूछता है, लेकिन कभी अगर पूछ ले तो थोड़ा याद रखना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो, तो हम लोग लिख सकते हैं इसके लिए, तो इसके यहाँ इसकी इक्वेशन जो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन
बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर ऐसा है तब हम उसको क्या बोलते हैं, एलिप्स कहते हैं। ठीक, बात समझ में आया। चलो ये फिर से लौट के आएगा, ग्रेविटेशन में हम लोग पढ़ेंगे। चलो उसको मिटा दें अब। ठीक, अब देखिए एक और समझ लेते हैं। देखो एक और होता है हमारे पास कि y इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर। के कोई कांस्टेंट होगा, तो अगर ये है हमारे पास, उसको बोलते हैं हम लोग पैराबोला। क्या बोलते हैं इसको, पैराबोला। या ये कभी और कैसी इक्वेशन दिखा सकता है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये इसकी जर्नल फॉर्म है और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, जर्नल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों ही पैराबोला है। अब देखो कैसे बनाएंगे पैराबोला, तो आप ये ध्यान रखना कि अगर a पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड होगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह का पैराबोला इक्वेशन आएगी। और अगर a निगेटिव है तो ये कुछ इस तरह से डाउनवर्ड रहेगा। ठीक, अगर a नेगेटिव है तो डाउनवर्ड, a पॉजिटिव है तो अपवर्ड। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये पैराबोला हो गया। और देखते हैं, चलिए आइए। मिटा दें। ठीक, ये देखो अगर कभी इस तरह का इक्वेशन आ गया तो एक और देख लेते हैं। अगर ऐसा आ गया कि y इज इक्वल टू 1/x, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना होता है, तो इसमें इस तरह का ग्राफ प्लॉट होता है। ये y और ये x, तो कुछ इस तरह का ग्राफ हमें मिलता है। ठीक है, तो इस तरह की हमें ग्राफिंग करनी पड़ जाती है। ठीक है, तो ये बना लीजिए आप लोग इसको। हो गया। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा ग्राफिकल एनालिसिस। तो रब कर लें। ठीक, देखिए तो ग्राफिकल एनालिसिस की अगर हम बात करें कि ग्राफिकल एनालिसिस कैसे हम लोग करते हैं, तो वो आप लोग देखते हैं। अब तो अगर हम ग्राफिकल एनालिसिस, तो देखिए ग्राफिकल एनालिसिस में आप एक बात ध्यान रखिएगा कि ग्राफिकल एनालिसिस के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि आप ग्राफ के साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो ग्राफिकल एनालिसिस में आप दो ही काम कर सकते हैं, या तो ग्राफ का स्लोप निकाल सकते हैं या एरिया अंडर द ग्राफ निकालेंगे। ग्राफ पे यही दो काम करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या करते हैं, तो दो काम किए जाएंगे ग्राफ के ऊपर। ऐसे लिख लेते हैं, ये ऐसे लिख लेते हैं, टू फाइंड स्लोप और टेंजेंट ऑन द गिवन कर्व और ग्राफ एट ए गिवन पॉइंट। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे हम उसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, टू फाइंड एरिया अंडर द ग्राफ। टू फाइंड एरिया अंडर द ग्राफ, या आप उसके अंडर का एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो हमेशा आप यही दो काम फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहला जो ग्राफ है बहुत सिंपल ग्राफ है, उसको हम देख लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए। किसके लिए,
यूनिफॉर्म मोशन। तो देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ। यूनिफॉर्म मोशन पहले हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग क्या स्टडी करने जा रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। तो यूनिफॉर्म मोशन, तो देखिए अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं पहले पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अच्छा पहले ये बात ध्यान रखिएगा, इट्स ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। इट्स ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। तो इसका ग्राफ क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन होती है। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसका पोजीशन वर्सेस टाइम। तो देखिए अगर हम पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो इसका पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दो तरह से आ सकता है। देखो कैसे, तो जैसे ये हमारे पास मान लो पोजीशन है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी पोजीशन है, और ये हमारे पास टाइम है और ये 0 है, ठीक। और मान लो कि ये इस तरह से सीधा सीधा चल रहा है, ठीक। दूसरा ग्राफ मान लीजिए हमें ऐसा बना के दिया गया, पोजीशन और ये दे दिया गया, और ये क्या है हमारे पास, टाइम। अब समझना, देखो ये चीज़ क्या बता रहा है और ये क्या बता रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि स्लोप क्या है, यहाँ पे अगर हम इस वाले के लिए बात करें स्लोप क्या है, तो आप बोलेंगे स्लोप 0 है। देखो स्लोप क्या है, 0। तो ये बताओ स्लोप 0 होने का क्या मतलब है। स्लोप 0 होने का मतलब ये है कि बॉडी की पोजीशन नहीं बदल रही है, और बॉडी की पोजीशन अगर नहीं बदल रही है तो टाइम बढ़ता जा रहा है सिर्फ, इसीलिए लाइन तुम्हें आगे जाती हुई दिखाई दे रही है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बोलो, बॉडी एट रेस्ट। चलिए साहब ठीक है, बॉडी रेस्ट पर आ गया। अच्छा इसका अगर हम स्लोप निकालते तो स्लोप होता क्या, तो स्लोप हम लिखते डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब ये तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, वेलोसिटी, पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। यानी पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी। ये तुम्हें ध्यान रखना है, क्या याद रखना है, स्लोप ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ गिव क्या देता है बताओ, गिव वेलोसिटी, और स्पीड भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि आपके यहाँ पे मोशन इन वन डायमेंशन ही है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। चलिए ये बात क्लियर हुई, ठीक। तो बॉडी एट रेस्ट, तो कभी कभी ये बोलेगा कि इन पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, इन पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, इन पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, देन कमेंट ऑन इट। तो क्या कमेंट करोगे, बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट। जब क्या होगा, ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो जाएगा। अब यहां बात करते हैं, तो यहां पे क्या है, देखो ये थीटा अगर हम मान लें तो स्लोप कैसा है, कांस्टेंट। पहली चीज तो देखो थीटा थीटा थीटा, यानी बॉडी मूव विथ कांस्टेंट स्पीड। तो क्या लिखेंगे, बॉडी मूव विथ कांस्टेंट स्पीड। कैसे चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। और क्या करेंगे, देखो दूसरी चीज क्या है, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। कैसे पता चला, जब टाइम 0 रखा तो वेलोसिटी भी क्या होगी इसकी, जब टाइम हम 0 रख रहे हैं, एक मिनट, जब हम टाइम इसका 0 रख रहे हैं तो बॉडी कहाँ आ जा रही है, यहां पर। तो यहां पर स्लोप क्या है आपका, ये जो ओरिजिन है हमारा, यहां पे स्लोप क्या है, यानी t इज इक्वल टू 0 पर पोजीशन उसकी क्या थी, 0। तो उससे आप ये नहीं कह सकते कि वो रेस्ट पर थी। वो किस पे थी, रेस्ट पर। क्यों, क्योंकि वो हो सकता है वो चल रही हो उस टाइम पे, ठीक है ना, हो सकता है वो उस टाइम पे चलेगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आता है, बॉडी मूव विथ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से बढ़ती जा रही है। चलिए अब देखिए, अब इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ देखते हैं, इसी का वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा आएगा,
वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो अगर हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की बात करें तो क्या मिलेगा ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करें तो बताओ टाइम के साथ वेलोसिटी कैसी रहनी चाहिए? कांस्टेंट। टाइम के साथ वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट। तो कैसा आ जाएगा ग्राफ? ऐसे, ये आ गया। तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये देखो, तो ये हमारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो कैसा है? v कांस्टेंट। तो बॉडीज मूव और नॉट? यस। इसको देखकर रेस्ट मत बोल देना। क्यों? क्योंकि वो पोजीशन थी, ये वेलोसिटी है। तो क्या बोलोगे बताओ? तो हम बोलेंगे इसमें बॉडी मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। चलिए, ये बात समझ में आया? चलो आगे बढ़े अब। चलिए और आगे बढ़ते हैं इसको। अब इसकी हम बात करते हैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। देखो, अगर हम इसमें एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें तो देखो क्या होगा। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ अगर हम डिस्कस करते हैं तो कैसा मिलेगा? तो देखो, अगर मैंने ये बोला यूनिफॉर्म मोशन के लिए बात हो रही है ना, तो ये है हमारे पास एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ऐसे हमने बनाया है, ये एक्सेलरेशन, ये टाइम और ये जीरो। तो हाउ यू कैन ड्रॉ दिस? कैसे आप इसे बनाएंगे? बोलो, हाउ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ? तो आप जानते हैं, आपने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन क्या रहता है? कांस्टेंट, जीरो। एक्सेलरेशन क्या रहेगा? जीरो। तो ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन कितना होता है? जीरो। ठीक, तो ये है हमारे पास। तो दिस इज अबाउट योर यूनिफॉर्म मोशन का पूरा एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, तो आप ये कर लीजिए यहाँ पे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? इसमें आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसी में हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप ये लोग इसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम इसका न्यूमेरिकल करना है और हमें इसका ये करना है। ठीक है, तो थैंक यू, गुड बाय।